Hello dear students, greeting of the to all of you. I hope you all will be fine and good. हम लोग न्यू टॉपिक न्यू हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग दैट इज़ कूलम्स लॉ. इसमें क्या होता है? फोर्स होता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. बेस्ड ऑन दैट बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, सारे ही करेंगे. वीडियो लेंदी जाएगा. यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट भी इंक्लूड कर लेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप भी इंक्लूड कर लेंगे. काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये सेशन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया था वही मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि एक चार्ज होता है, दो चार्ज नहीं होते. उससे आर दूरी पे एक पॉइंट पी होता है और वहाँ पे पहले कोई चार्ज नहीं होता है, वहाँ पे खाली होता है. यहाँ पे हम पी लिख लेंगे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिकॉज ऑफ चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल दैट इज़ Q1. इसकी वैल्यू होती है K(Q1/r²). और अब इस जगह पे एक दूसरा चार्ज लाया जाता है. ये जो चार्ज लाया जा रहा है ये दूसरा चार्ज है. इसको हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब ये यहाँ पे आ जाता है तो देखा क्या गया कि इस Q2 पे एक फोर्स लगता है. वो फोर्स Q × E के बराबर होता है. Q कौन वाला? जिस पे फोर्स आप निकालने जा रहे हो वो वाला, यानी Q2. E की वैल्यू रखने के बाद अगर हम कहें तो ये आएगा K(Q1/Q2)/r². यही है कूलम्स लॉ. आपको इसे याद रखना है. किस प्रकार से? इफ़ वी हैव टू चार्जेस, one is Q1 and other is Q2, then what happen? Because of their charges, इनके बीच में फोर्स लगता है. अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. डिपेंड करता है लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक. अगर लाइक चार्जेस होंगे, लाइक दोनों ही प्लस होंगे या दोनों ही माइनस होंगे, तो फिर क्या होगा? रिपल करेंगे ये. लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या पहला माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, तो फिर वो अट्रैक्ट करेंगे. जो भी होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, उसका जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड में, जो फोर्स होगा वो निकाला जाएगा K(Q1/Q2)/r² वाले फार्मूले से. R इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू. K ये एक कांस्टेंट है. 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है इन SI यूनिट. 1 भी होती है इसकी वैल्यू, लेकिन वो SI यूनिट में नहीं होती है, इसलिए मैं उसको कट कर दे रहा हूँ. मोस्टली SI यूनिट से ही हमारा कंसर्न होता है. Q1 Q2 R ये सब अगर बता दिया जाए तो जो F है वो निकाला जा सकता है. अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करें कि अगर हम इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएं, R को बढ़ाएं, ठीक, तो क्या होगा? फोर्स के हिसाब से आप देखिए, फार्मूले के हिसाब से आप नोटिस करेंगे कि R जो है वो डिवाइड में है. तो डिवाइड में जो चीज़ है वो बढ़ रही है तो वैल्यू इफ़ेक्टिवली घट जाएगी, फोर्स घट जाएगा. लेकिन मैंने यहाँ 2 बार घटा दिया है. मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ R नहीं है, R² है. तो आप कह सकते हो कि वैल्यू R के थोड़ा सा बढ़ाने पे ही ज़्यादा घट जाएगी. अगर हम प्रिसाइसली कहें क्या कि R की वैल्यू हमने डबल कर दी है, यानी R2 मान लेते हैं, 2R1 हो गया है. आप निकालोगे तो F2 जो आएगा F1/4 आएगा. इसे आप खुद से कर सकते हैं, मैं करके दिखा भी देता हूँ. चलिए, F1 निकालने के लिए हम कहेंगे K(Q1/Q2)/R1² एंड F2 निकालने के लिए कहेंगे K(Q2/Q1Q2/R2². फिर हम दोनों को डिवाइड करेंगे. जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो F1/F2 आएगा, R2²/R1². बट आपने कहा है कि R2 तो डबल है, तो 2R1 रखेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा. आप कहोगे कि सर जो F2 है वो F1/4 होगा. यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था. मतलब कहने का ये कि डिस्टेंस बढ़ाने से जो फोर्स है वो घटेगा और स्क्वायर में घटेगा. आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये चीज़ एक कांस्टेंट की तरह से ट्रीट की जाएगी, ये चीज़ एक कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करी जाएगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में इसको यहाँ पर
चेंज नहीं किया गया है, ओनली आर को चेंज किया गया है, तो एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट यू कैन राइट सी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एंड रूल की प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो कांस्टेंट लगता है, अपोजिट बोलें तो कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगा। इसका मतलब ये है कि एफ प्रोपोर्शनल टू, आप आर नहीं कह रहे हैं, आप एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r भी नहीं कह रहे हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी नहीं कह रहे हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर कह रहे हैं। ये अगर होता तो आप कहते एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये होता तो आप कहते इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये होता तो कहते प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर है, और ये है यहाँ पे तो आप बोलेंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पर है, इसी वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्स लॉ एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होने के चलते इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हुआ माना जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, वाई इज़ कूलम्स लॉ कंसिडर्ड एन इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यही मैंने आपको बता दिया, बिकॉज एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बाकी इसमें और डीप में जाया जा सकता है क्योंकि गॉस लॉ फॉलो होता है, और जो लोग गॉस लॉ फॉलो कर लें समझिए कि वहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ पिक्चर में आएगा। ये बात बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ड्यू टू दैट यहाँ पर ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को कंसिडर कर लेंगे कि फॉलो कर रहा है। अब फिर कह रहे हैं बोथ द चार्जेस डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ, तो बाय व्हाट फैक्टर ये जो फोर्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो पहले आपने F बराबर k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखना है, और फिर अब आपको जो जो यहाँ पे चेंज कह रहे हैं हो रहा है कर देना है। F मान लेते हैं, अब चेंज होने के बाद F डैश हो जाएगा। k कांस्टेंट है वो नहीं बदलेगा, लेकिन चार्जेस दोनों को ही कहा है डबल हुआ है, तो यहाँ जहाँ Q1 है वहाँ आप 2Q1 लिखेंगे, जहाँ Q2 है वहाँ आप 2Q2 लिखेंगे, और जहाँ R है वहाँ देख लो ये हाफ हो गया है डिस्टेंस, तो आप R नहीं लिखेंगे, R/2 लिखेंगे। आपने क्या किया है, इसी फार्मूले को दोबारा लिखा है, रिस्पेक्टिव चेंजेस अप्लाई कर दिए हैं, और अब आप इसके बाद सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिक फैक्टर हैं वो आप अलग अलग करते जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे 4 आ रहा है, ये 4 × 2 होगा, फिर × 2 होगा, तो ये 16 हो जाएगा। बाकी k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आएगा, और ये जो k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ये जो पहले फोर्स था उसी के बराबर है। आप कह सकते हो कि F डैश 16F के बराबर होगा। तो आंसर आ गया बाय व्हाट फैक्टर, 16 टाइम्स फोर्स हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इसके बाद में इस आप 20 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, नंबर पे आप फोकस ना करिएगा, क्वेश्चन जहाँ से लिए जाते हैं उसके हिसाब से कभी कभी नंबर हो जाते हैं, ये नंबर आपके काम के नहीं है, अवॉइडेबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये मैंने आपको अभी इन्वर्स स्क्वायर लॉ एक्सप्लेन करते टाइम बता दिया है। ये असर्शन आपका जो है वो करेक्ट है। अब रीज़न की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये भी जो लिखा है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का ही स्टेटमेंट हो गया है, तो ये करेक्ट भी है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। आपको यहाँ पे ऑप्शन ए टिक करना होगा। इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी की नीड नहीं है, आपको 11th क्लास के कुछ कंसेप्ट हैं वही यहाँ पर कूलम्स लॉ के साथ लगाने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करिए। कह रहे हैं एक फ्री पिथ बॉल है, 8 ग्राम की है, उसमें चार्ज भी है, और कह रहे हैं नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा कोई एक और चार्ज है, उसकी वैल्यू बतानी है, उसका नेचर बताना है पॉजिटिव या नेगेटिव, सो दैट गिवन टू सेकंड बॉल, दूसरी वाली बॉल को दिया जाए जो 5 सेंटीमीटर नीचे है, एंड हो क्या जाए अपर बॉल स्टेशनरी हो जाए। तो ये आपने क्या किया, एक बॉल बनाई है, इस अपर बॉल में Q की वैल्यू 8 ग्राम है और M की वैल्यू 5 × 10⁻⁻8 कूलम है। ये मैंने उल्टा कर दिया मास और चार्ज को, ये M है, ये Q है। दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि ये तो पॉजिटिव है, लेकिन एक और बॉल है वो इसके नीचे है, ये दूसरी बॉल है,
और वो कितना नीचे है ये क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि 5 सेंटीमीटर नीचे है। अब होता क्या है कि अगर किसी भी चीज़ में वेट है, आप में है, हम में है, अगर हम कोई फ्लोर पे खड़े हैं और हमारे नीचे से ज़मीन खिसक जाए तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे खींच लेती है। ग्रेविटी जिस फोर्स से खींचती है उसका फॉर्मूला होता है, वो हमें याद होता है, W=mg। इस फोर्स की वजह से जो ये पहली वाली बॉल है जिसको हमने ए कहा है, Q1 कहा है, नीचे आना चाहती है लेकिन आ ना पाए, आप ये चाहते हो, तो यहाँ पर फिर आपको इसको रोकना होगा। तो इसके लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना होगा, जितना नीचे को लग रहा है उतने ऊपर को लगाना होगा। वो लगेगा कैसे? या तो आप मैनुअली लगा दो, नॉर्मल रिएक्शन दे दो, टेंशन दे दो, यहाँ ये सब नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आपने एक नीचे दूसरी बॉल कंसीडर कर लेनी है। सोचिए अगर वो नेगेटिव ले लिया आपने तो बवाल हो जाएगा, और नीचे नहीं आती होगी तो इसके अट्रैक्शन की वजह से आ जाएगी, फास्ट नीचे आएगी। आपको अगर नीचे वाली बॉल लेनी है तो पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि पॉजिटिव वाली बॉल जो है इसको रिपेल करेगी, फोर्स ऊपर को लगेगा, mg से बैलेंस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, फोर्स निकालना है। इसका फॉर्मूला K=Q1Q2/r² होता है और उसे इस mg से बराबर कर देना है, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन का जो की स्टेटमेंट है वो है K=Q1Q2/r² विल बी इक्वल टू mg। इसके बाद चाहें तो कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁹ है। Q1 मैंने इसे माना है, मैं इसका Q और M रख दे रहा हूँ। यूनिट चेंज आप लोग नहीं करते हैं, इसीलिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, नहीं तो ये काम भी आप खुद ही कर लेते हैं। मैंने Q रखा है, Q2 नहीं रखा है। अब इसके बाद R ध्यान से देखो, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेना होता है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर लेना होता है और फिर स्क्वायर करना होता है। इसके बाद फिर बात आएगा mg का। m का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, 8 ग्राम है, 8 × 10⁻³ आएगा। इनके बाद में g की बात करेंगे। g की वैल्यू क्वेश्चन में चूँकि नहीं दी है तो अपनी तरफ से आप 10 ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, बहुत प्रिसाइस आंसर आएगा। लेकिन जब प्रिसाइसनेस को विशेष तवज्जो प्रश्न में दी ही नहीं गई है, ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप 10 लग के ही काम चला लीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा आप हमको कमेंट कर दीजिएगा या पर्सनली बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा सही है या गलत है। कैलकुलेशन पार्ट केवल मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। इसके बाद में 27 क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए कि इस क्वेश्चन से पूरा एक चैप्टर कनेक्ट हो जाएगा। इस एकमात्र क्वेश्चन से आपका पूरा एक चैप्टर का नींव रख जाएगा, वो चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा। नाम है उस चैप्टर का एटम, लास्ट में मिलेगा आपको, NCERT के सेकंड वॉल्यूम में मिलेगा। डुअल नेचर के बाद एक चैप्टर होता है एटम, वहाँ मिलेगा। न्यूक्लियस के पहले होता है, वहाँ मिलेगा। लेकिन ये पूरा चैप्टर मात्र इस सिंगल इकलौते क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं सर कि एक पार्टिकल है, उसका मास m है और उसमें चार्ज है -Q1 एंड अबाउट +Q2 अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ रेडियस r, प्रूव दैट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। मोटी मोटी बात यह है कि सर यहाँ पे एक नहीं 2 चार्ज हैं। मान लिया आपकी बात हमने, एक ये चार्ज हमने मान लिया, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। आप यहाँ नेगेटिव मान सकते हैं, पॉजिटिव कहीं और मान सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉजिटिव माना है पहले और उसको फिक्स करके रखा है, और जो दूसरा है नेगेटिव चार्ज उसको हमने फिक्स नहीं किया है, वो ये पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कई कारण हो सकते हैं ना होने के। नेगेटिव वाले चार्ज को, मतलब B को, हो सकता है आपने पकड़ के रखा हो, तो जो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगता है F = K=Q1Q2/r², उसके चलते वो बैलेंस हो जाएगा, आगे जाना चाहेगा, लेकिन आपने पकड़ रखा है। हो सकता है रस्सी से आपने उनको पकड़ बांध दिया हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे आपने इसको रोकने के लिए इस B को A के अबाउट सर्कुलर पाथ में घुमा दिया है, तो उससे क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। या आप एक्टिविटी कर सकते हैं इस प्रकार की। आपके घर में सीलिंग फैन होगा, पंखा होगा, इस पंखे में आप कोई अभी पहले पंखे को बंद कर दीजिए और फिर कोई कॉइन रख दीजिए, उसकी किसी भी ब्लेड पे रख दीजिए और फिर पंखे को आप क्या करिए, चालू करिए। तो देखोगे क्या कि जब ये पंखा घूमेगा तो कॉइन जो है बाहर की तरफ गिर जाएगी। तो इससे ये साबित होता है कि जब कोई चीज़ घूमती है तो बाहर को फोर्स लगता है,
जिसकी वजह से वो बाहर को गिर जाती है, वो कॉइन आपकी दीवार में कहीं जाके हिट करेगी। तो ये आपका जो फोर्स होता है इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से सारा यूनिवर्स बंधा हुआ है। न्यूटन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था और सबसे अच्छे से बताया था कि भाई जो सन है और अर्थ है, लेकिन अर्थ सन की तरफ आ नहीं रही है, क्योंकि न्यूटन ही तो बताए हैं ना कि बिटवीन टू मास m1 एंड m2 देयर इज अट्रैक्शन। फॉर्मूला होता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो जब न्यूटन कह रहे हैं कि सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, और m1 m2 इतने ज़्यादा हैं कि ये फोर्स निग्लेजिबल भी नहीं है, तो अर्थ को सन से जाके टकरा जाना चाहिए, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ रुकी हुई नहीं है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ सर्कल में घूम रही है। जब कोई चीज़ सर्कल में घूम रही होती है तो उस पर रेडियली आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ, कहाँ से? सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर या mr ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही होता है, कोई भी लगा सकते हो। तो फिर आप देखोगे क्या कि ये वाला इससे बैलेंस हो गया, इसीलिए अर्थ सन को जाके हिट नहीं कर रही है। यही कहानी तो यहाँ है, ये प्लस है ये माइनस है। तो Q1 Q2 के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है ये k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स नेगेटिव चार्ज विल नॉट हिट पॉजिटिव चार्ज। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेशनरी, इट इज मूविंग इन सर्कल, एंड सर्कल में होने की वजह से रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर भी होता है और mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है। अगर क्वेश्चन में t पूछा जाए तो mr ओमेगा स्क्वायर लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ t ही पूछा गया है तो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, इसको साइलेंट कर देंगे, जो कि गलत नहीं है, लेकिन साइलेंट कर दिया है। अगर हमें v निकालना होता तो हम इसको लगा लेते। अब यहाँ पर हम इसको और इसको बराबर कर लेंगे, तो ये आएगा k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड नहीं इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब इधर से आप ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो। एक चीज़ और देखिए, आंसर ऑप्शन देखिए पाई वाई के टर्म में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपको जो k है उसे पुट करना होगा, उसे लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब हो गया। ये आर क्यूब कैसे हो गया? इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये m है ये कहाँ गया? ये यहीं कहीं एडजस्ट कर लो इसको, m को आर क्यूब के बगल में। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, और आपने क्या किया? अंडर रूट भी लगा दिया। अब ये जो आया है ये ओमेगा का वैल्यू है, अंडर रूट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमें तो टाइम पीरियड निकालना था, हमने ओमेगा निकाल लिया है, W निकाल लिया है, जो भी आप बोलते हो इसे। ये कहा जाता है एंगुलर स्पीड। दिस इज़ व्हाट? एंगुलर स्पीड। हमें एंगुलर स्पीड नहीं निकालनी है, हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं निकालनी, हमें टाइम पीरियड निकालना है। एक और फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2π/t। तो जो आप ओमेगा का 2π/t रखेंगे ना, तो वहाँ से t समझ में आएगा कितना आएगा। आप इसको साइलेंट कर दो और 2π/t बराबर मान लो ये लिखा हुआ है, तो t का वैल्यू कितना आएगा? ये पूरा स्टोरी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2π आएगा, फिर अंडर रूट में आएगा 4π एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 Q2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 2π को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? 4π स्क्वायर एंड अंडर रूट। भाई 2π का आपने स्क्वायर किया तो अंडर रूट भी कर दिया बैलेंस बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर जो लिखा है दैट इज़ 4π स्क्वायर अंडर रूट में, देन आगे जो है वो भी अंडर रूट में, तो ये दोनों इकट्ठे लिख लिए जाएंगे। तो 4 × 4 ये हो जाएगा 16, और पाई स्क्वायर इंटू पाई ये हो जाएगा 16 पाई क्यूब, देन एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन Q1 Q2। इस पूरे का पावर 1/2 कह लो, चाहे स्क्वायर रूट कह लो, आप आंसर मैच करा लीजिए, डेफिनेटली मैच करेगा। ये लीजिए, ठीक भाई। नाउ अब हमें इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करनी है। एक सेकेंड आप पॉज कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं जी। अब इलेक्ट्रोस्कोप फिनिश कर लेते हैं, ये काफ़ी हार्ड जाएगा आपके लिए, इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, डेरिवेशन चूँकि एग्ज़ाम में आता नहीं है
तो जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा उसे आप याद कर लीजिएगा। हालांकि मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा, सो दैट अगर इन केस कभी आप फाइनल डेरिवेशन भूलें, फाइनल फार्मूला भूलें, तो आप बना लें। बट बहुत कम चांस है कि डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन पिक हो बोर्ड में जो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, इनफैक्ट कॉम्पिटिशन में भी जो लास्ट फार्मूला होता है उससे होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पार्ट में नहीं जाएंगे, हम मान लेंगे कि हमारा ये है रूफ सीलिंग, ठीक है। और इस सीलिंग से आपने एक नहीं 2 थ्रेड अटैच की है, और ये 2 थ्रेड जो हैं आप देख ही रहे होंगे कि कुछ एंगल पे है। ये एंगल कहाँ बन रहा है? ये एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये एंगल क्यों बन रहा है, इसका पीछे रीज़न समझ लें आप। हमारे पास में 2 बहुत छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, एक ये बॉल है और एक और बॉल है। इनमें होता है चार्ज, दोनों में एक जैसा ही चार्ज होता है। यहाँ पे हमने मान लिया Q और यहाँ पे हमने मान लिया Q, ठीक। दोनों लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल करेंगे। देखिए ये रिपल हो रहा है, ये B जो है वो A के द्वारा रिपल किया जा रहा है, और अब जो ये A है वो B के द्वारा रिपल किया जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन ये A एंड B कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को आप चाहें तो R लिख सकते हैं, और इस R को आप 2A या 2x भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाई जाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो एंगल होगा वो ये पूरा एंगल नहीं होगा, जो थीटा होगा वो हाफ होगा, दैट वन। ये भी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इग्नोर ना कीजिएगा। कभी कभी गलती में पूरा एंगल आप थीटा मान लेते हैं तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल भी सिमेट्री कह रही है कि थीटा ही होगा, और ये पॉइंट अगर हम m माने तो ये डिस्टेंस x होगी, ये डिस्टेंस x होगी, वेरी सिंपल। और टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये r होगी, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि निकालने को ऐसा कुछ रहता है कि बताओ ये कितना एंगल होगा। तो आपको करना क्या है, 11वीं क्लास वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। जो अगर चार्ज है किसी में तो जाहिर सी बात है उसमें मास भी होगा, जो अगर किसी में चार्ज है तो जाहिर सी बात है मास भी होगा। और नीचे जो धरती मैया है सबको खींच रही हैं अपनी तरफ, तो ये जो B है ये नीचे जाना चाहता है, जो A है ये भी नीचे जाना चाहता है। इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो नीचे की दिशा में mg के बराबर है, mg के बराबर है। और यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये F के बराबर है, ये F के बराबर है। हमने इसे E लिख दिया है, FE, कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक और फोर्स लग रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। जब ये रस्सी पिक्चर में आती है तो रस्सी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। रस्सी में इसके लिए तनाव भी आ जाता है, टेंशन आ जाती है, उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्लियर है। अब होगा क्या कि शुरुआत में जब इक्विलिब्रियम नहीं आया होगा तो ये लोग बहुत पास रहे होंगे, और FE की वजह से फिर ये दूर जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक ये सारे फोर्सेस के बीच में बैलेंस नहीं बन जाएगा। तो आफ्टर ऑल आपको मान करके चलना है कि इक्विलिब्रियम आ गया है और ये सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। आप यहाँ पे लामी थ्योरम का यूज़ करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये बवाल वाली बात है। लामी थ्योरम तो आधे लोगों ने सुनी ही नहीं होती है, तो उसे आप इग्नोर करें। आप नॉर्मल कंपोनेंट करें फोर्स का। किसका कंपोनेंट होता है आप देख ले पिक्चर में, कहीं 2 फोर्स ऐसे तो नहीं है जो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा आपको सीन दिखाई दे रहा है तो उनको नहीं छेड़ना, इसके अलावा जो तीसरा है उसको छेड़ना है। यहाँ पे ये जो T है ये आपका ब्रेक किया जाएगा, इसका कंपोनेंट होगा। वो कैसे होगा, ये आपका T जो है माना जाएगा कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे रस्सी का जो टेंशन है माना जाएगा वो नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बदले उसके कंपोनेंट इफेक्टिव है। एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, ये वाला T cos थीटा होगा, ये वाला T sin थीटा होगा। अब ये कहाँ से आ गया, इसके लिए आप ये देखो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये एक क्रॉस लाइन है। दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें थीटा ही लिखना होगा। अब अगर ये थीटा है तो इस T का एक ये कंपोनेंट जिसके साथ में एंगल हमें नहीं पता है और इसके साथ हमें पता है, तो जिसके साथ पता है वो जो कंपोनेंट होता है एडजेसेंट वाला, अटैच्ड वाला, वो cos थीटा होता है। आपको समझ में आ गया होगा, T cos थीटा ये ऊपर ले जाना चाह रहा बॉडी को, लेकिन mg से बैलेंस हो जाएगा तो बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। तो T cos थीटा जो हो गया वो आपका mg के बराबर हो गया।
और जो आपका ये एफ ई है वो टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन को टुगेदर लिख लें और सोचें कि आगे क्या किया जाए जिससे कि थीटा निकल आए। यहाँ पर एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे सोचना होगा कि इसके बाद दो चीज़ें निकालने को एग्जामिनर पूछता है, टी एंड थीटा। अगर आपको टी निकालना है मतलब थीटा को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे करके देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पिक्चर में आएगा। थीटा ये से ये 1 होकर के गायब हो जाएगा। ये लेस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन अगर थीटा पूछा जाएगा तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यही करने जा रहा हूँ। अगर टी पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके एडिशन करेंगे। अगर थीटा पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि थीटा पूछा जाता है ज़्यादातर, इसलिए हम दूसरी वाली कहानी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें। मैंने यहाँ पर ऐसी लाइन इसलिए ही बनाई है कि डिवाइड हो गया यहाँ पे, एफ ई डिवाइड बाई एम जी हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया एफ ई डिवाइड बाई एम जी इक्वल टू ये हो गया टेन थीटा। कुछ लोग यहाँ पर इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें एक लूप होल है, एक इशू है, इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसे याद करें। इसको हम बॉक्स में बंद नहीं करेंगे, इसको हम याद नहीं करेंगे, इसको आगे और सॉल्व करेंगे। ये एफ ई क्या है, इनके और इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो एफ ई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे आप ओनली के लिख सकते हैं, Q1 Q2 दोनों ही बराबर हैं, तो Q इंटू क्यू हो जाएगा, वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एंड आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, थिंक वेरी केयरफुल, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे हम r की जगह पे 2x रखने जा रहे हैं और स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, 4x स्क्वायर। ये एफ ई का वैल्यू हो गया। इस एफ ई की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, तो रखने के बाद लेट मी चेक आउट क्या आएगा, ये यहाँ पर पुट कर दिया गया। फिर इसके बाद में डिवाइडेड बाई एम जी, इसके बाद में ये हो जाएगा टेन थीटा। अभी भी आपको इसे याद नहीं करना है। आप यहाँ पर अब राइट एंगल ट्रायंगल कोई ढूंढेंगे, कहीं बन तो नहीं रहा है। ये O है, ये M है और ये A है, O M नहीं B है, OMB, इस पर फोकस करें, OMB इस पर फोकस करें, OMB। तो इसमें आप थीटा और ये X और ये L, इन तीनों को टारगेट करें तो आपको समझ में आएगा कि ये सब रिलेट हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा यहाँ पर अप्लाई करें तो साइन थीटा आएगा, थीटा के सामने जो होता है अपोजिट वाला दैट इज परपेंडिकुलर विल बी x एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट विल बी l, ठीक है। यहाँ से x निकालेंगे तो l साइन थीटा आएगा और उससे आप यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पर। ये आपका जो x का वैल्यू है, ये जो x का l साइन थीटा वैल्यू यहाँ रखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रहा हूँ, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन इसके बाद में यहाँ पे 4 हो गया, इसके बाद l स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आई होप आप समझ लिए होंगे, x की जगह l साइन थीटा रख के स्क्वायर कर दिया गया है। फिर ये mg है वो यहीं इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और ये टेन थीटा आएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप थीटा वाले सारे टर्म एक तरफ कर लो, तो ये हो गया साइन थीटा, नो साइन स्क्वायर थीटा, देन टेन थीटा, बाकी सब एक तरफ कर लो। तो ये हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद में एल स्क्वायर, इसके बाद में एम जी एंड डिवाइडेड बाई ये हो गया और ये हो गया डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये डिवाइड में ही आएगा पूरा, ये न्यूमरेटर में नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। एंड इसके बाद में ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लें, मुझे लग रहा है सही हो गया है, कोई गलती नहीं हुई है। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन एल स्क्वायर, देन एम जी, ठीक है। अब यहाँ पर इसे भी याद नहीं करना है, इनफैक्ट आप याद आखिरी वाला भी नहीं कर पाएंगे। जो पर्टिकुलर चीज़ याद करनी है जो बहुत रिपीट होती है वो मैं बताऊँगा। इनफैक्ट कंपटीशन के लिए पूरा डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि इतना शार्प मेमोरी तो किसी का नहीं है कि वो डायरेक्टली इसे याद कर ले जाए। अगर कर सकते हैं तो फिर कर लीजिए, फिर डेरिवेशन की नीड नहीं है।
अब यहाँ पर मोस्टली क्या रहता है, थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा की जगह थीटा लिखते हैं और टेन थीटा की जगह फिर से थीटा ही लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर थीटा क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 16 पाई देन एप्सिलॉन नॉट देन एल क्यूब एम जी। यहाँ पर अगर आप थीटा निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस इक्वेशन का क्यूब रूट कर दीजिए। ये हमने इस इक्वेशन का पावर 1/3 किया तो इधर ओनली थीटा हो गया। इस तरह से थीटा निकल आएगा। अगर बहुत स्मॉल एंगल है तो थीटा इससे निकालेंगे, अदरवाइज इससे निकालेंगे। आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि थीटा निकालो, आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कौन किस पे किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें, इसको आप वापस थीटा क्यूब ही लिख दो ऐसे। तो थीटा क्यूब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थीटा क्यूब क्यू की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब थीटा को डबल करेंगे तो क्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या क्यू को डबल करेंगे थीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। या ऐसे पूछा जाएगा थीटा क्यूब प्रोपोर्शनल टू 1/L क्यूब, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है एल क्यूब कैसे हो गया, ये तो एल स्क्वायर था ना, इसको एल स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। या थीटा क्यूब प्रोपोर्शनल टू 1/M आ जाएगा। इस तरह से एग्जैक्ट फार्मूला ना पूछते हुए ये प्रोपोर्शनलिटी पर फोकस करवाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस पर बात करें अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहे हैं टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग चार्ज क्यू सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ। जैसी मैंने कहानी बताई वैसी ही है यहाँ पे। थ्रेड मेक एन एंगल थीटा एंड थ्रेड को शॉर्ट किया गया है, लेंथ L/2 किया गया है। एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, थीटा और एल को आपने करेक्ट करना है, थीटा और एल को आपने करेक्ट करना है, वो मैंने यहाँ पे देख लिया। थीटा क्यूब यहाँ से हमको कट टू कट समझ में आ गया है कि सर ऐसा है ना कि थीटा क्यूब 1/L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर ऐसा होता कि थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/L होता, इन दैट केस अगर हम L को L/2 करते और थीटा निकालते तो वो डबल होके आता। चाहे आप थीटा 1/θ2 बराबर L2/L1 करके देख लीजिए, लेकिन ऐसा तो यहाँ है ही नहीं ना, यहाँ तो ऐसा है। इसका मतलब ये है कि ये कहना कि लेंथ आधी होगी तो ये डबल हो जाएगा, दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ रॉन्ग। एंड ऐसा भी नहीं है कि थीटा एल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो रिमेन सेम भी नहीं होगा। थीटा एल चेंज करोगे तो थीटा भी चेंज होगा। अब यहाँ पे आधा हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आधा तब होता जब थीटा प्रोपोर्शनल टू एल होता, एल को आधा करते तो थीटा आधा होता, ये भी गलत है। ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंक्रीज। अब चूंकि एल न्यूमरेटर में तो नहीं है, डिनोमिनेटर में है, और जो इसको कम किए तो ये बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज करेगा, लेकिन नेसेसरीली डबल हो जाएगा। वी कैन नॉट से, वी कैन से लाइक दिस इफ एग्जैक्टली ऐसा रिलेशन आता तो, बट आया तो नहीं, इसलिए आपका ओनली ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया है। कौन वाला, मैं कॉपी कर लेता हूँ जिसको इन्होंने पूछ लिया है, देखते हैं बिल्कुल मैच हुआ हमारा डेरिवेशन कि नहीं। ये आपने देखिए पूछा है फॉर्मूला, ये आपका क्यू स्क्वायर निकाला जा रहा है, तो हम इसको यहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4, ये सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या ऐसे ही लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा आपका 4 देन mg देन एल स्क्वायर, 4 देन mg देन एल स्क्वायर। इसके बाद में tan थीटा, इसके बाद में sin स्क्वायर थीटा। एक्चुअली थीटा नहीं कह रहे हैं इसको, ये अल्फ़ा कह रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है, सिंबल कोई पेटेंट नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, जो आपका मन करे सिंबल आप ले सकते हो। उन्होंने अल्फ़ा ले लिया है, हमने थीटा ले लिया था, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि डेरिवेशन पूछा गया था, जो कि बता दिया गया है। डेरिवेशन इसलिए बताना यहाँ मजबूरी हो जा रही है कि सीधा फार्मूला ये कोई याद ही नहीं कर पाएगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो फिर ये जो पूरी डेरिवेशन है बिल्कुल मत समझिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लेकिन ये फार्मूला चूँकि याद नहीं किया जा सकता है, इसलिए डेरिवेशन आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये कूलम्स लॉ का पूरा कहानी मैंने विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरीथिंग ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो अगेन जैसा मैं बोल देता हूँ कि आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ ना कुछ आपके पास होबे करेगा। और आप नोट्स वगैरह अगर कहीं बना रहे हैं तो वो भी एक बार हमको दिखा सकते हैं, हम उसको रिव्यू कर लेंगे, हमें कोई संकोच नहीं है। एंड
एक बात और कि आप लोग जो ये देखते हैं वीडियो, कोशिश करो कि इसको एक टाइम पे देखा करो। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 देख लिए फिर एक दिन में एक भी नहीं देख रहे। कंसिस्टेंसी, रेगुलर, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बेहतर फीड होंगी। मैंने ये हालांकि ऑलरेडी कह दिया था कि सारे क्वेश्चन आप पहले से अटेम्प्ट करके रखा करो। आज की कहानी इतनी ही है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यू बिटवीन 2 पॉइंट चार्ट। नहीं करेंगे ये क्योंकि इस पर क्वेश्चन यहाँ है नहीं अवेलेबल है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे, तो उस पर बात करेंगे। जितने सारे क्वेश्चन हैं आप देख के समझ गए होगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वीडियो लेंदी जाएगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहें तो ऑलरेडी कर सकते हैं। अगर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो जा रहे हैं तो फिर आप अपना समय ना खराब करो, नहीं भी देखोगे वीडियो तो चलेगा, लेकिन तब भी शुरू का चाहो तो आप देख सकते हो, क्योंकि शुरुआत में मैं पहले थ्योरी बताता हूँ तो थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी, जो ऐसा आपको ठीक लगे। बाकी अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में या कमेंट में कहीं से मेरा नंबर मिल जाएगा, कनेक्ट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।